हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी के लिए यूनिट 10 जिसमें दे रखी हैं अन्य गद्य विधाएं। इसका यहाँ पर हम फटाफट से वन लाइनर में रिवीजन करने वाले हैं, तो आपको पूरी क्लास ज़रूर देखनी है। ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भोतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये मुर्दैया का है, जो कि मुर्दैया किसके द्वारा लिखी गई है? मुर्दैया लिखी गई है तुलसी राम के द्वारा। ठीक है, तुलसी राम जो कि एक दलित साहित्यकार थे, इनकी आत्मकथा का नाम है मुर्दैया। और ये किसके द्वारा? इसका भोतई पारिवारिक पृष्ठभूमि इसका पहला अध्याय है। इसमें 7 अध्याय हैं, जिसका पहला अध्याय है भोतई पारिवारिक पृष्ठभूमि। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, और ये एक बांग्ला साहित्यकार थे। और ये जो ग्रंथ है आवारा मसीहा, ये किसने लिखा है? ये जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? तो यात्रा साहित्य है। और ये किसका है? तो ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। अन्या से अनन्या, ये किसकी आत्मकथा है? सबसे पहले इसकी विधा याद रख लेना। ये आत्मकथा है अन्या से अनन्या, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई थी। मृदुला गर्ग। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी, इस नाम से किसने लिखी है? महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाले बहुत सारे लेखक रहे हैं, लेकिन अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? तो ये लिखा है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। मुक्ति बोध की आत्मकथा, इस कृति के लेखक कौन है? तो ये विष्णु चंद्र शर्मा। मुक्ति बोध की आत्मकथा ये जीवनी है, जो कि विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है इसको। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किसके रूप में किया है? तो नवोत्थान के कवि के रूप में इन्होंने किया है। मुर्दैया में नन्हूक पांडे किस कला में कुशल थे? मुर्दैया जो कि आत्मकथा है तुलसी राम जी की, इसमें नन्हूक पांडे किस कला में कुशल थे? ये ढोलक वादन में कुशल थे। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये उदाहरण किससे लिया गया है? तो एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। अच्छे से पढ़ लेना इस कथन को, ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की, इसका शीर्षक किस कविता की कवि की कविता से प्रेरित है? तो यह गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर की कविता है। कौन सा? सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं है, उसे उभारना है। अगर हम कोई स्किल सीखते हैं, कुछ कला सीखते हैं, तो हमारा क्या है? हमारे जीवन को छिपाना नहीं है, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। ये कथन किसका है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का कथन है। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्ति नहीं है ये भाई, मूर्तें हैं, है ना, माटी की मूर्तें, ये किस प्रकार की विधा है? तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, ये रेखा चित्र है। ठीक है, ये रेखा चित्र है, और ये कब प्रकाशित किया गया था? तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। जब ये पहले प्रकाशित हुआ था 1946 में, तो इसमें 11 रेखा चित्र थे। बाद में 1953 में इसका जो संस्करण आया था, उसमें रजिया जोड़ा गया था। रजिया नामक जो संस्मरण है उसको जोड़ा गया था, और इसे जोड़ने से ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र को जोड़ा गया था, और इससे इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी। और अब हमें जो इसमें रेखा चित्र है 12 पढ़ने होते हैं। माटी की मूर्तें में संकलित सभी रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहाँ पर लिखे थे? तो ये लिखे थे इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए। हजारीबाग सेंट्रल जेल में ये रहे थे, उस समय इन्होंने ये सारे के सारे रेखा चित्र लिखे थे। ठकुरी बाबा के विषय में, थोड़ा सा ठकुरी बाबा के विषय में देख लेते हैं, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा ने लिखा है इसे, स्मृति की रेखाएं में ये संकलित है। ठकुरी बाबा नामक जो इनका ये रेखा चित्र है, ये स्मृति की रेखाएं में संकलित है। 1943 ईस्वी में इसे संकलित किया गया था। इसके मुख्य पात्र हैं महादेवी, महादेवी भी एक पात्र का नाम है, भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला, वृद्ध ठकुराइन, काची सहुआइन और ब्राह्मण दंपति। ये ठकुरी बाबा में जो पात्र आते हैं उनको याद रखना है। तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दैया किस प्रकार की विधा है? तो ये आत्मकथा है, जो कि 2 खंडों में विभाजित है।
मुर्दैया और मणिकर्णिका, ये दो भाग हैं इसके। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन आत्मकथा का ये कौन से क्रम का भाग है? अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 अध्याय आते हैं, जिसका पहला अभी हमने देखा भोतई पारिवारिक लोक पृष्ठभूमि, ठीक है। और मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन ये किस क्रम का भाग है? तो ये चौथे क्रम का भाग है, ठीक है, चौथे क्रम में आता है। ये ध्यान रखना है, ये आपको क्रम से याद कर लेने हैं। जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ स सतिया सहबा रामा, ये पंक्तियां मुर्दैया आत्मकथा के किस भाग में है? तो ये मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, ठीक है। मुर्दैया तथा स्कूली जीवन जो आत्मकथा का भाग है, इससे ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? तो ये लिखी है बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखी है, ये ध्यान रखना है, ये जीवनी है प्रेमचंद घर में, जो कि उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने लिखी थी। लेकिन इस पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है वो किसने लिखी है? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की पुस्तक की विधा क्या है? तो भाई ये जीवनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेमचंद के बारे में लिखा था। प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी उन्होंने 1944 ईस्वी में, और इस समय लिखी थी, मरणोपरांत लिखी थी। इस समय प्रेमचंद जी इस दुनिया में नहीं थे। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की रचना की विधा क्या है? तो ये भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। एक कहानी यह भी, हालांकि कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान इसे मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह आत्मकथा नहीं है, ये भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा उन्होंने बताई है। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंध भी दृष्टिगोचर होते हैं। मन्नू भंडारी किसके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो ये अपनी प्राचार्य शीला अग्रवाल, जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ती थी, उसकी जो प्रिंसिपल थी शीला अग्रवाल, उनके कहने पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में विभाजित है। क्रम से याद रखना, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है। ये तीनों क्रम से लिखे हुए हैं और ये क्रम इनका पूछा जाता है। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतना बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के बारे में ये कथन किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का कथन है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा का मतलब पहला भाग है हालांकि, लेकिन इसी नाम से जानते हैं। इनकी आत्मकथा के 4 भाग थे जो कि आपको क्रम से याद रखने हैं। और इसके बारे में इन्होंने, ये धर्मवीर भारती जी ने कथन कहा था कि ये हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ बिल्कुल ओपन कर दिया गया है, सब कुछ पूरा बेबाकी से इन्होंने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो ये अमोढ़ा गांव का उल्लेख है, जो कि अमोढ़ा बाबूपट्टी। मिट्ठू लाल, राधा, भोलानाथ, महारानी बुद्धि, तुलसी, सरस्वती, सुंदर, चंपा, श्यामा, ये सभी किसके पात्र हैं? तो ये सारे के सारे जो पात्र हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की, ये उसी के पात्र हैं। आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? विधाएं याद रखना, ये आत्मकथा है। और ये किसकी है? तो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, जो कि 2015 में प्रकाशित हुई थी। इनकी आत्मकथा का जो पहला भाग था वो था हादसे नाम से प्रकाशित हुआ था 2005 में, ठीक है। बाद में 2015 में इन्होंने आप हुदरी लिखा था, ये ध्यान रखना है। आप हुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है, इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिखा है। आप हुदरी के बारे में एक कथन किसका है? तो ये मैनेजर पांडे का कथन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस प्रकार की कहानी है? तो ये कहानी है, इसकी विधाएं याद रखनी है। ये एक व्यंग्य कहानी है, ठीक है। भोला राम का जीव एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। भोला राम इसमें जो कि एक आम आदमी है और अपनी पेंशन पाने के लिए, सरकारी नौकरी के बाद में जो उसको पेंशन मिलने वाली है, उस पेंशन को पाने के लिए वो भटकता रहता है, सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसकी जो पेंशन है उसे मिल नहीं पाती है उसको। और बाद में जो वो मर जाता है, मरने के बाद भी जो उसकी आत्मा है वो भटकती रहती है और जाकर के कहाँ छिप जाती है? तो उस ऑफिस की जो फाइल है, फाइलों में बैठ जाती है जाकर के।
जामुन का पेड़ किसके द्वारा रचित विधा है? तो ये कृष्ण चंद्र के द्वारा लिखी गई है। जामुन का पेड़, ये कृष्ण चंद्र का है। हिंदी और उर्दू के ये रचनाकार थे। जामुन का पेड़ कहानी का विषय क्या है? तो इस कहानी में सरकारी जीवन शैली व लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है, जहां इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। जामुन का पेड़, एक पेड़ है, उसके नीचे एक इंसान दब जाता है, लेकिन उसे निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, है ना, और उसे कोई निकालता नहीं है और बेचारे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा इसमें भ्रष्टाचार दिखाया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसके द्वारा रचित विधा है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर, ये ध्यान रखना है, ये इनकी एक पुस्तक है। दिनकर जी अपनी पुस्तक को क्या नाम देते हैं? जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, इसको किस नाम से इन्होंने पुकारा है? तो साहित्य और दर्शन का महल कहाँ है, जहाँ इतिहास की हैसियत एक किराएदार की है। ये इतिहास की हैसियत को क्या बताते हैं? किराएदार की हैसियत से बताते हैं। दिनकर जी के अनुसार संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। और इसके अलावा नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति और यूरोप, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ये इसके 4 अध्याय इन्होंने बताए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसको समर्पित है? तो ये भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। ये भी ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी भूमिका लिखने वाले कौन हैं? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये प्रथम क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिनकर जी आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? तो रूस के दक्षिण में मानते हैं। दिनकर जी ने आर्यों का जो मूल स्थान है वो कहाँ से माना है? तो रूस के दक्षिण में माना है। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से मानते हैं? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। आप जानते हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर, है ना। और इसके जो भी इसमें टीचर थे, यानी कि जो शिक्षक थे, उन्होंने गद्य रचनाएं करना शुरू किया था यहाँ पर 1800 ईस्वी से। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील तथा ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये किसका कथन है? तो ये मुक्ति बोध का कथन है। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील तथा ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये मुक्ति बोध ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो यह मेरी तिब्बत यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची आपको क्रम से याद रखनी है। लहासा से उत्तर की ओर, फिर जाते हैं वो चाड़ की ओर, सक्या की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, लहासा की ओर। ठीक है, नेपाल की ओर, लहासा की ओर, ये ध्यान रखना है। इनके 5 जो क्रम से लगाए गए अध्याय उनको याद रखना है। अरे यायावर रहेगा याद, आगे के यात्रा वृत्तांत में कब से कब तक का वर्णन किया गया है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें दिखाया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आज़ादी तक का जो पूरा हिंदुस्तान है उसके बारे में भूगोल और कालखंड इसमें दर्शाया गया है। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक की विषय सूची को आपको क्रम से लगाना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजीसी नेट के लिए आपको पूछे जाएंगे। परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा, माजुली और बहता पानी निर्मल। इसके बाद सागर सेवित, मेघ मेखलित, फिर कन्याकुमारी। ठीक है, मेघ मेखलित, कन्याकुमारी, यानी कि वो शुरू कहाँ से करते हैं? उत्तर से शुरू करते हैं और पूरा दक्षिण तक इसमें अपनी जो जहाँ जहाँ वो घूमते हैं उन सबको इसमें वर्णित करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से, अच्छा यहाँ पर ये हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन है। अभी आपको केवल 1 लाइनर पढ़ रहे हैं, MCQ भी करवा देंगे। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सभी को कमेंट में ज़रूर बताना। आपके लास्ट टाइम पर ये रिवीजन काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपके अभी आज 9 तारीख है और 8-7 दिन बचे हुए हैं, तो इनमें अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा।
सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को नए हैं तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।